लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने सिस्टम में ऐसा बदलाव लाया कि आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 100 पैसा यदि ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेबों में पहुंचता है। करप्शन को रूट आउट करना, करप्शन को मिनिमाइज करना, यह केवल भाषण देकर नहीं किया जा सकता है। करप्शन को मिनिमाइज करना है, करप्शन को रूट आउट करना है, तो उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना होगा। और इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। भारत आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टि से भी प्रधानमंत्री ने जो पहल की है उसकी सर्वत्र सराहना हो रही है। दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में जाने का हमको अवसर मिला है। लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं देखता हूं कि पहले भारत का कोई प्रतिनिधि विदेशों में जाता था, जो तवज्जो उसको मिलनी चाहिए, जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वह रिस्पांस नहीं मिलता था। लेकिन आज भारत का कोई भी प्रतिनिधि यदि दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो बहुत ही इज्जत और सम्मान की नजरों से आज उसे देखा जाता है। भारत के बारे में लोगों की अवधारणा बदल चुकी है और दुनिया भी सच्चाई को स्वीकार कर रही है। अभी तक हम सारे रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, वेपन्स, मिसाइल्स जो हम अपने देशों से भारत को बेचा करते थे, अब वह दिन लद गए। वह दिन अब जा चुके। भारत अब अपने पैरों पर खड़ा होकर, आत्मनिर्भर बनकर, सेल्फ रिलायंट बनकर इन सब सारे चीजों के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ कर चुका है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जो कैपिटल बजट है उसके बारे में हमारी सरकार ने यह तय कर दिया है, हमारे प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है कि 65% कैपिटल बजट यह जो होगा वह केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ही खर्च किया जाएगा, केवल डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट पर। यह कोई साधारण फैसला नहीं है। मैंने लगभग 410 आइटम्स की सूची जारी कर दी है। चाहे जो भी होगा, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे आयात नहीं करेंगे। हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की धरती पर बनाएंगे और भारतीयों के हाथों से बनेगा और सारे विश्व के लिए भी बनाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। इतना ही नहीं, हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की लगभग 2500 से अधिक ऐसे आरएलयूज, कंपोनेंट्स, उनके बारे में भी फैसला कर लिया है कि किसी भी सूरत में वह दुनिया के दूसरे देशों से नहीं मंगाए जाएंगे। हम यहीं बनाएंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। सारा देश ही नहीं बल्कि मैं कहूंगा सारी दुनिया इस सच्चाई को अच्छी तरह समझ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा बढ़ा है। जहां तक गुजरात के चुनाव का प्रश्न है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि गुजरात अब तक के जितने भी रिकॉर्ड रहे हैं, इस बार के चुनाव में सारे रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहा है। कांग्रेस आपके बारे में, जैसे मैंने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, दूसरी केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जहां तक प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में भी हमारी सरकार की और हमारी पार्टी की नीतियां पूरी तरह से स्पष्ट हैं। आज से ही नहीं, जब हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, जब से हमने भारत में अपनी राजनीतिक यात्रा एक निश्चित आइडियोलॉजी के आधार पर प्रारंभ की है, तब से उसी पर हम कायम हैं। हम समय समय पर अपने स्टैंड को बदलते नहीं हैं। मैंने कहा, ऑप्टिक्स और पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर हम कोई फैसले नहीं करते हैं।
और मेरे साथियों, जो काशी क्षेत्र हमारी जन्मभूमि है, वहीं से गुजराती मां की कोख से पैदा हुए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और इसे भी मैं अपना संयोग मानता हूं कि वो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए हैं, लेकिन मैं भी उस मां की कोख से पैदा हुआ हूं जिसका नाम श्रीमती गुजराती देवी। तो मेरी तरफ से इतना ही है कि आप लोगों को कुछ पूछना हो। चुनाव का तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि उनको उपस्थिति की लड़ाई और अस्तित्व की लड़ाई कर रहे हैं। अगले आने वाले चुनाव में किस तरीके से आप देखेंगे इन दोनों पार्टियों को? मैंने अस्तित्व तो बचा रहेगा कि नहीं बचेगा, अथवा बचेगा कि नहीं बचेगा, इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। वो तो राजनीतिक पार्टियां ही बतला सकती हैं। लेकिन जन सामान्य का विश्वास, जन सामान्य का भरोसा हमारे नेतृत्व के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी से बढ़ा है। अभी गुजरात के ही रहने वाले हमारे गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह, जिस तरीके से गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने काम किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी जी के नेतृत्व में एक हमें जबरदस्त कामयाबी मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही धारा 370 यह समाप्त हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री यहां के श्री भूपेंद्र पटेल जी, जिस समय वह बने थे तो लोग तरह तरह की आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे, क्या होगा, कैसी सरकार चलेगी। लेकिन हमारे भूपेंद्र पटेल जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और जनहित में उन्होंने फैसले लिए हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं इस मंच से भी उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार के चुनाव में भूपेंद्र पटेल जी जन सामान्य का विश्वास हासिल करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। आपके बारे में आपने अस्तित्व के बारे में मैंने कहा ना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उपस्थित होंगे तब बतलाएंगे। राजनाथ जी, यूसीसी का बार बार जिक्र आ रहा है। आम आदमी पार्टी का इस पर कहना है कि अगर इसको लाना ही था तो बीजेपी बहुत पहले इसको ला देती। बीजेपी का इसको लाने की कोई मंशा ही नहीं। मैंने क्यों, जहां जहां जरूरत पड़ी है हमने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया है, ला रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर लोग देखें। भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी है। बस सर एक सवाल है, आपने अभी जो गाली देने की पॉलिटिक्स पे जो कांग्रेस ने जो कहा है, इस पे कांग्रेस ने आज एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में मोदी जी के कुछ बयान हैं जिसमें कांग्रेस की विश्वास 100 करोड़ की गवर्नमेंट, इस तरह के बयानों को उनका एक वीडियो निकाला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को भी अपनी गिरेबान में झांकेगी। क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं मानता हमारे यहाँ के कोई जिस तरीके से शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वो क्या कहा हमको जानकारी आप जो बतला रहे हैं, उन्होंने चलाया होगा कुछ इधर उधर से। सर, बीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है, अमित शाह जी ने कई जगह पर ऐसा है कि मौलिक अपशब्द का इस्तेमाल किया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। लगभग यही आरोप गुजरात में जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, वो भूपेंद्र पटेल को लेकर लगा रही है। कई जगह लगा है कि वो सिर्फ एक अपने जमीन के तौर पर उनको रखा जा रहा है। कि मौनी बाबा कहना यह कोई गाली नहीं है। किसी को रावण कहा जाए, नीच शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर सकती। और जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता करेगा उसे भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है। यदि किसी ने गलती कर दी तो उसके लिए खेद व्यक्त करेगा।
आपसे एक सवाल ये है कि एक तरफ आप बात कर रहे हैं विकास की, मेक इन इंडिया की, कि कैसे वेपन्स बनाए जा रहे हैं, विकास हुआ है, गुजरात मॉडल की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के सीएम है और भी तमाम नेता हैं, वो हिंदुत्व की पिच को लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, वो आफ्ताब श्रद्धा के केस की बात करते हैं, वो यूसीसी की बात करते हैं। तो अगर बीजेपी अपने विकास मॉडल को लेके इतनी कॉन्फिडेंट है तो पोलराइजेशन करने के क्यों प्रयास किए जा रहे हैं? यूसीसी जैसे इशू या हिंदुत्व जैसे इशू। पहले तो मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि कभी भी पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी कतई विश्वास नहीं करती है। भारत में रहने वाला चाहे कोई व्यक्ति किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचारधारा का हो, जो भारत का है वो भारत का है। हम भारतीय समाज को तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर राजनीति नहीं करना चाहते, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत के स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करती है, वह चाहे किसी भी जात, किसी भी कौम, किसी भी मजहब का क्यों न हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।